नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अविनाश। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं, यानी करीब 10-11 दिन के भीतर ये चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। और अब की बार पैसों में नहीं, अब की बार रुपयों में बढ़ोतरी हुई है। और इस तरीके से पिछले 10 दिन में करीब 8 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। और आप याद करिए कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद ही जब पहली बार बढ़ाया गया था, तभी राहुल गांधी ने कहा था कि ये किस्तों में बढ़ोतरी हो रही है, अभी कई किस्तें बढ़ोतरी की आएंगी। इसके पहले भी राहुल गांधी ने ये कहा था कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़नी तय है। बिल्कुल जो बातें कही गई हैं वही हो रही हैं। आखिर क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पेट्रोल डीजल की वजह से महंगाई की जो मार पड़ रही है, पूरा देश उससे हलकान है। और सरकार को ये लग रहा है कि वो कुछ लोगों से ये अपील करके कि आप सोना मत खरीजिए, आप डीजल पेट्रोल की बचत करिए, आप साइकिल से चलिए, इस तरह की अपीलों से कोई फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन फ़र्क पड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती चली जा रही है और यहाँ तक कि महंगाई की मार वाले पुराने गानों को तमाम सोशल मीडिया साइट से हटाया जा रहा है। आखिर उन गानों को गाने से क्या लोगों के ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल जो लगातार ये उठ रहा है कि इसको रोकने के सरकार के पास इंतज़ाम क्या है। सरकार से जब कहा जा रहा था कि सदन का, लोकसभा संसद का सत्र चल रहा है, तब इस पर कुछ बात होनी चाहिए, लेकिन तब कोई बात नहीं हुई। और जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हुए, उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया गया और उसकी वजह से तमाम दूसरी चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे हैं। और जिस वजह से ये बढ़ रहे हैं, उस वजह पर वो वजह अभी लगातार बनी हुई है। यानी जो पश्चिम एशिया का जो संकट था, अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, उसकी वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, वो परिस्थितियां अभी भी बनी हुई हैं और आगे भी वो सुलटती दिखाई नहीं पड़ रही हैं। आखिर सरकार के पास क्या मैकेनिज्म है इसको सही करने का, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से मैकेनिज्म अभी सिर्फ यही दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग इसकी बचत करिए, संकट में है स्थिति, लेकिन कैसे बचत की जाए उसका कोई तरीका नहीं है। बहरहाल इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कुछ चल रहा है देश में, उस पर हम लोग बात करेंगे। और क्यों ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी की कही हुई तमाम चीज़ें एक के बाद एक सही साबित हो रही हैं। यही नहीं, राहुल गांधी उन चीज़ों को भी जिनको वो कहते हैं कि सरकार ये काम करेगी, सरकार कुछ दिन के बाद वो काम कर भी देती है। तो आखिर क्या राहुल गांधी भविष्यवेत्ता हो गए हैं या सरकार राहुल गांधी जो चीज़ कहते हैं उसी पर अमल करने के लिए वो एक कदम आगे बढ़कर दिखाई पड़ती रहती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन अविनाश जी, अब ये जिस तरीके से अब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इनकी कीमतें बढ़ रही हैं, सीधे सीधे जनता की जेब पर 8 रुपये 10 दिन के भीतर बढ़ जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब दिल्ली में भी 100 रुपये के पार पेट्रोल और डीजल हो गया है। तो ये अब चीज़ें कहाँ किधर ले जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार चुनाव तक इस पर बिल्कुल खामोश थी कि सब बढ़िया है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जिस समय चुनाव चल रहे थे, राहुल गांधी उस समय ही बोल रहे थे कि चुनाव खत्म होने दो, 4 तारीख जैसे ही बीतेगी डीजल पेट्रोल की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। सरकार सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रही है। और ये सब कुछ हो रहा है जो मोदी सरकार है उसकी विदेश नीति के चलते। अगर आपने अमेरिका के दबाव में फैसले नहीं लिए होते तो फिर ये क्राइसिस इंडिया पर आती नहीं। अमेरिका के दबाव में आप दुनिया भर के तमाम देशों से डीजल पेट्रोल खरीदना बंद करते चले गए। जिस तरीके से पहले ईरान से बंद किया था, फिर वेनेजुएला से बंद किया, और फिर बाद में रूस जो आपको सस्ता डीजल पेट्रोल और गैस दे रहा था, $40 प्रति बैरल के हिसाब से, करीब आपको $40 से $50 प्रति बैरल के हिसाब से रूस से तेल और गैस की आपूर्ति हो रही थी। लेकिन अमेरिका ने कहा कि रूस से बंद कीजिए और हमसे महंगा कच्चा तेल खरीदिएगा। तो सरकार ने रूस से जो आपूर्ति थी उसको घटाकर 30% तक ले आए और अमेरिका से आपने खरीदना शुरू कर दिया। अब एक तो अमेरिका से महंगा मिल रहा था और दूसरा उसकी जो क्वालिटी थी वो भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अमेरिका का दबाव था इसीलिए आप खरीद रहे थे। और उसके बाद जब पश्चिम एशिया का संकट खड़ा हुआ और तब जो आपको रूस से जो सस्ता मिल रहा था, रूस ने भी सस्ता देने से मना कर दिया, लेकिन उसने इतनी दोस्ती निभाई कि ज़रूरत के समय पर आपको यदि चाहिए था कच्चा तेल तो उसने आपको आपूर्ति उसकी एक तरीके से दोबारा से जारी शुरू कर दी, जो आपने बंद कर दी थी 30% पर ले आई थी। अब लेकिन अब महंगा मिल रहा है। $40 वाला जो कच्चा तेल था वो आपको 110 और $115 तक पहुंच गया।
उसके बाद आप चुनाव की तरफ देखते हैं कि भाई चुनाव खत्म हो तब के कीमतें बढ़ाई जाएं। और जब चुनाव खत्म होता है, राहुल गांधी तो लगातार बोल रहे थे ये सरकार की जो नीतियां हैं इसके चलते जो स्थिति अभी आई सामने आप दिखाई दे रही है देश के सामने, बोले वो स्थिति आनी ही आनी है। सिर्फ और सिर्फ कोशिश सरकार की यही हो रही है कि चुनाव निकल जाए और अब निकल जाए और कैसे जो चीजें जो दिक्कतें आ रही हैं कैसे उनसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए, ये कोशिशें उसकी लगातार हो रही हैं। कृष्णा अल्लावरू हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उनका ट्वीट भी देखेंगे और राहुल गांधी का मार्च में दिया गया वो बयान भी उन्होंने टैग किया है जिसमें उन्होंने इन सारी चीज़ों की आशंका जताई थी, किस तरीके से चुनाव के बाद कीमतें बढ़ेंगी और कीमतें जब बढ़ेंगी तब फिर किस तरीके से ये किस्तों में बढ़ेंगी, ये बात भी कही थी कृष्णा अल्लावरू ने। तो कृष्णा अल्लावरू ये लिख रहे हैं कि ये राहुल गांधी जी ने मार्च में ही कहा था कि पश्चिम एशिया में जो संकट दिखाई पड़ रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो हमारे लोगों को कई तरह से उसका नुकसान होगा, इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। मोदी सरकार का कहना था सब ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं आप करदाताओं के 9 करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हैं। और फिर मोदी सरकार ने पिछले 12 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत में 8 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, यानी उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराई जा रही थी, उसको रुपयों की बर्बादी बताई जा रही थी, कोई ज़रूरत नहीं समझी गई और अब जाकर आप 12 दिन के 11-12 दिन के भीतर 8 रुपए आप बढ़ा दे रहे हैं और अभी पता नहीं कब तक ये बढ़ेंगे। शायद जब तक कंपनियों का फ़ायदा ठीक से नहीं हो जाएगा तब तक ये कीमतें बढ़ती रहेंगी। लेकिन जब कंपनियों को फ़ायदा हो रहा था बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतें कम थीं, तब हमने इसको कभी नहीं आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं की। बहरहाल राहुल गांधी का जो मार्च का वीडियो जो टैग किया है कृष्णा अल्लावरू ने, एक बार सुनते हैं क्या कहा था उस समय राहुल गांधी ने। का पैसा बर्बाद हो रहा है, आप लोग जब स्पीकर के खिलाफ लोग कॉन्फ्रेंस लाए उस पर चर्चा कीजिए। 2.5 लाख रुपए पर मिनट का जो है नुकसान हो रहा है, दिल्ली का 5 साल में 6 से बोला क्या समझौना और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान हो गए। मतलब सेंट्रल चीज है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पर हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर का जो मोशन है ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग। तो ये तब मार्च में ही कही थी, उस समय हम लोग तो उस समय भी चर्चा कर रहे थे इन सारी चीज़ों पर, पार्लियामेंट में इस पर चर्चा की मांग पूरा विपक्ष कर रहा था कि जो पश्चिम एशिया में संकट आया हुआ है सरकार उससे किस तरीके से निपट रही है, लेकिन कोई उस पर न तो चर्चा की गई। और बताया भी राहुल गांधी ने कि चर्चा से भागने का मकसद क्या था, सिर्फ यही मकसद था क्योंकि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ हैं, फैसले कोई और ले रहा है और प्रधानमंत्री उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पार्लियामेंट का जब सामना करना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। देखिए मार्च में जिस समय जंग चल रही थी और हॉर्मूज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, उस समय सरकार का कहना यह था कि भाई हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है। संकट कब आया? जब सीज फायर हो गया, आपके तेल टैंकर भी वहाँ से निकलने लगे। लेकिन क्योंकि पहले जो तेल टैंकर निकलते थे करीब 1.5 दर्जन 2 दर्जन इंडिया के तेल जो निकलते थे ऑयल टैंकर, अब वहाँ से 1 या 2 टैंकर निकल पा रहे हैं, एक वो भी हफ्ते भर में, डेली वो भी नहीं निकल रहे हैं।
तो सरकार सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से पार्लियामेंट के सेशन में सिर्फ और सिर्फ कोशिश यही कर रही थी किसी तरीके से चुनाव देखा जाए। अब आप देखिएगा 2014 में जिस समय नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं उस समय भी जो कच्चे तेल की जो कीमतें थी वो भी इसी प्राइस पर थी। 105-106 डॉलर प्रति बैरल का उस समय रेट चल रहा था कच्चे तेल की कीमतों का। और इंडिया में जो पेट्रोल का जो कीमत चल रही थी वो चल रही थी 71 रुपये। आज भी लगभग 106 डॉलर के आसपास ही, उससे आज उससे कमी हो गई है, 100 डॉलर के करीब कीमत आ गई है। लेकिन देश में दिल्ली में जो डीजल पेट्रोल जो बिक रहा है वो 102 रुपये का मिल रहा है। उस समय भी जो पेट्रोल था वो मार्केट के हवाले था। सरकार का कहना है कि भाई वो पेट्रोल मार्केट के हवाले ही है। अब कैसे मार्केट के हवाले किया ये पता नहीं। 106 डॉलर से जब कीमत उसकी घट के 55 और 60 डॉलर पर आ जाती है तो जनता को बामुश्किल से 5 या 10 रुपये का फ़ायदा दिया जाता है। पूरा का पूरा फ़ायदा सरकार तमाम से उस पर टैक्स लगाकर अपनी जेब में डाल लेती है और तेल कंपनियों को दे देती है कि भाई मुकेश अंबानी की कंपनी है या दूसरे जो उद्योगपति हैं उनकी जो रिफाइनरियाँ हैं उनको नुकसान नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उनको पहुंचाया जा सके। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कीमत बढ़ती है वैसे ही सरकार की तरफ से कीमतें बढ़ाकर जनता पर दबाव, एक तरीके से उनकी जेब पर दबाव डाल दिया जाता है। अब 8 रुपये कीमत बढ़ाई जा चुकी है सिर्फ 10 दिन के अंदर और ये कीमत अभी और बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल और बढ़ाई जाएगी। और राहुल गांधी ने अभी पहली बार जब बढ़ोतरी की गई थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि अभी ये कि पहली किस्त है, किस्तों में ये बढ़ोतरी होगी और अभी कई किस्तें इसकी आनी बाकी हैं। बहरहाल कृष्णा अल्लावरू ने राहुल गांधी का मार्च का ही वीडियो नहीं ट्रैक किया है, उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया है और उसमें लिखा है कि मोदी जी आप अपने कुछ पुराने वीडियो देख लीजिए, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे अविनाश। कह रहे हैं कि 2014 में जब सरकार बनी थी या उसके पहले जब यूपीए सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली, तब भी जो क्रूड ऑयल है जो पश्चिम एशिया से आता है, खासकर भारत में सबसे ज़्यादा तेल वहीं से आता है, उस समय क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की कीमतें भी दुनिया में इसी तरीके से थी। लेकिन भारत में तेल की कीमतें 60-65 रुपए के आसपास ही बनी रहीं और उस बढ़ोतरी पर, उस कीमत को लेकर कितना हंगामा हुआ था उस समय। और हंगामा करने वाले कोई और नहीं थे, सबसे ज़्यादा जो वायरल थे बयान वो उस समय नरेंद्र मोदी के थे जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक बार सुन लेते हैं उनका बयान, जिसको कृष्णा अल्लावरू ने, कांग्रेस के नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाया है। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस किया जाए। और पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ती है, करेंसी हमारी ही क्यों गिर रही है, इन सब पे बहुत सारे वीडियो है। उस दौरान प्रधानमंत्री के, तब प्रधानमंत्री नहीं थे मोदी जी और उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन बात वो इस तरह से करते थे कि शायद ये केवल और केवल प्रधानमंत्री की नाकामी है, नेतृत्व की नाकामी है। और जब खुद प्रधानमंत्री है, उससे पहले भी अविनाश जी अभी आप बता ही रहे थे कि 150 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी 2008 में, लेकिन भारत में उस समय पेट्रोल की कीमतें थी 50 रुपए लीटर। आज 106-105 डॉलर प्रति बैरल अगर है तो हमको 100 रुपए से ज़्यादा अब तेल की कीमतें, यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देनी पड़ रही हैं। लेकिन अब कोई कीमत घटाने की बात नहीं कर रहा है। उस समय तो मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, इस समय इसलिए वो मांग कर रहे थे, अब कोई नहीं मांग कर रहा है। लेकिन इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की भी और राजनीतिक दलों की भी, उस पर बात करेंगे। अभी एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट में नीट के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। नीट में जो पेपर लीक हुआ है उसमें एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो ये परीक्षा कराती है, इसके अलावा भी कई परीक्षाएं कराती है, जिसको लेकर बहुत काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा है और इसको भंग करने की मांग की जा रही है। इस पर एक पीआईएल दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, उसको स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को और एनटीए को जारी किया है, एक नोटिस जारी किया है। तो ये एक बड़ी
बड़ी खबर है, चूंकि नीट को लेकर पूरे देश में लगातार छात्र सड़कों पर है। कांग्रेस पार्टी का जो छात्र विंग है वो सड़कों पर है, नीट की तैयारी करने वाले छात्र सड़कों पर है, और जो जिन छात्रों ने परीक्षा दी है अब उनकी 21 जून को दोबारा परीक्षा होने वाली है। ज्यादातर छात्र जिनके पेपर बहुत अच्छे हुए थे वो सदमे में है, और इसलिए सदमे में है क्योंकि पैसा बड़ा मोटी रकम देकर लोगों ने पैसे खरीदे, पेपर लीक हुआ, और अगर यही रिजल्ट आता तो फिर वही सिलेक्ट भी होते, उनका एडमिशन होता, जो रात दिन पढ़ाई कर रहे थे वो बाहर हो जाते। तो ये अभी बड़ी खबर है एनटीए को लेकर और नीट को लेकर। अविनाश, हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। वैसे तो जो याचिका दायर की गई है उसमें धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की भी डिमांड की गई है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तो सिर्फ निर्देशित भी नहीं कर सकता है। ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है किसको मंत्री बनाए और किसको हटाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी मंत्री को नहीं हटा सकता, तो सिर्फ नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी भी की है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हम मतलब जो एनटीए है उसमें सुधार नहीं दिख रहा है, वो कुछ सीखने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है, जिस तरीके से बताए, कई जो योग्य छात्र थे जिन्होंने पेपर दिया उनका अच्छा पेपर भी गया, और अब अचानक ही पता चलता है कि भाई पेपर तो लीक हो चुका था और हज़ारों लोगों के पास वो पेपर पहुंचा था। 720 मार्क्स में से अगर 600 नंबर किसी एक स्टूडेंट के पहले से ही तय हो गए हों तो आप सोच सकते हैं कि भाई दूसरे स्टूडेंट के रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उनके नंबर भले ही 600 से ऊपर भी आए, लेकिन दूसरे जो जिनके पास पेपर पहले ही आ चुका है उनको 120 नंबर में से भी 10, 15, 20 नंबर भी मिल जाते हैं, तब भी वो उनको उनसे आगे निकल जाएंगे। और इसको लेकर कई जगह से बहुत भयानक खबरें भी आ रही हैं। कुछ छात्रों ने अपनी जान दे दी है, और लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी इस तरीके का बयान सामने नहीं आ रहा, वो अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र, एनटीए को जब एनटीए के खिलाफ या एनटीए से पेपर वापस कर लेने की कि आप उसको जिम्मेदारी दिया लिया जाए, उनको धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्लीन चिट दी। इसीलिए याचिका में कहा गया है कि उनको भी हटाया जाए। हालांकि जाहिर सी बात है ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है, लेकिन एनटीए को भंग करने, एनटीए को खत्म करने, इसको लेकर अगर नोटिस जारी किया गया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जो आंदोलनरत छात्र हैं उनकी भी यही मांग है कि ये बिल्कुल विफल एजेंसी है, और कई बार पेपर आउट हो चुके हैं, केवल नीट के ही नहीं बल्कि कई और परीक्षाओं के भी। तो इसको ये महत्वपूर्ण इसको माना जा सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि करीब 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और जिस तरीके से नीट का मामला है, नीट के पेपर के लिए तो ये कहा जा रहा है कि वो हर साल लीक हो रहा है, और एनटीए तब तक नहीं मानता है जब तक उसके सबूत पूरी तरीके से सामने नहीं आ जाते हैं। इस बार भी शुरुआत में तो एनटीए मानने को ही तैयार नहीं था, लेकिन जब पेपर व्हाट्सएप पर चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई दिया, ये कहा गया कि 1 महीने पहले ही पेपर आउट हो गया था, उसके फॉरेंसिक सबूत सामने आना शुरू हो गए। उसके बाद पेपर को रद्द किया गया और दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन एनटीए अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। बीजेपी के जो सांसद हैं उनसे भी आप बात कीजिए तो वो ऑफ कैमरा आपसे कुछ भी बोल दें, लेकिन ऑन कैमरा वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर परीक्षा रद्द क्यों की गई, दोबारा पेपर क्यों कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अब क्योंकि छात्रों के जो सेंटर पढ़ते हैं वो आमतौर पर दूसरे शहरों में भी पढ़ते हैं। आपने कहा कि परीक्षा की हमने एक सिर्फ जो फीस है वो नहीं ले रहे हैं। सरकार को चाहिए कि भाई छात्रों का आने जाने का जो खर्चा है, भाई उनका जो प्रवेश पत्र है वही उनका बस का टिकट, वही उनका ट्रेन का टिकट के रूप में काम करे, ताकि छात्रों पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। लेकिन जिस तरीके से आप डीजल पेट्रोल के मामले में देख रहे हैं कि सरकार अपना कोई नुकसान नहीं देखना चाहती, वो चाहती है कि भाई जो जनता है, जिस तरह से मोदी जी ने बोल दिया है कि भाई आप लोग सोना मत खरीदिए। अरे भाई, देश की जनता ने अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको चुना था, और आप अपनी परेशानियों से बचने के लिए उसका पूरा का पूरा वो जनता पर डाल रहे हैं कि भाई हम परेशान हैं, आप लोग ये इन चीज़ों की खरीदारी बंद कर दीजिएगा। जब फायदे में थी कंपनियां तो आपने जनता को फायदा नहीं दिया है। तो ये सारी चीजें तो है, लेकिन महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है नोटिस जारी करते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एनटीए ने अपनी ही गलतियों से कोई सबक नहीं लिया है, और अब नोटिस जारी किया गया है। तो एक देखते हैं क्या कुछ होता है, उसका जवाब क्या दिया जाता है। लेकिन अब एनटीए यानी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, बार बार परीक्षा लीक हो रही है, फिर भी वो उसी ढर्रे पर परीक्षा करा रही है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है इस पर। लेकिन जो छात्र लगातार उतरे हुए हैं सड़कों पर, जिन 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, उसको लेकर सरकार का क्या कहना है। सरकार के रवैये से छात्र बड़े नाराज दिखाई पड़
पड़ रहे हैं, नाराज इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं कि केवल आपने कर दिया कि ठीक है लीक हो गया तो कोई बात नहीं, हम कैंसिल कर दे रहे हैं, दोबारा परीक्षा हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जो रातों दिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनको उम्मीद थी 2 बार 3 बार दिए थे नहीं हुआ, अब की बार उम्मीद पाले हुए थे, उनका क्या होगा? अब हो सकता है कि अगली बार परीक्षा कुछ इस तरह से आए कि वो उतना बढ़िया उनका पेपर ना हो सके। और ये भी क्या गारंटी है, करा तो वही एनटीए एजेंसी रही है, उन्हीं से पेपर बनवाएगी, उन्हीं के वही पेपर सेटर होंगे, सारी चीज़ें होंगी, और क्या गारंटी है कि इस बार लीक नहीं होगा? बहरहाल सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, छात्र दिख रहे हैं, एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता दिख रहे हैं, जगह जगह अलग अलग शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस की एक नेता है रुचिका चतुर्वेदी, उन्होंने ऐसे ही कुछ वीडियो टैग करते हुए एक ट्वीट किया है कि कहाँ है कांग्रेस। ये आप देखिए, हैदराबाद में नीट पेपर लीक होने के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री। और ये उन्होंने जो वीडियो ट्वीट किए हैं, इसको हम एक बार देख भी लेते हैं कि किस तरह से अलग अलग शहरों में, अभी जयपुर में हुआ प्रदर्शन, बेंगलुरु में हुआ है, और अब यहाँ पर हैदराबाद में कई जगहों पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्रों को मारा पीटा जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, पानी की बौछारें की जा रही है। लेकिन उनके भविष्य का सवाल है, और जाहिर सी बात है कि देश के भी भविष्य का सवाल है, तो उसमें छात्र भी उतरे हैं और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी। एक बार देखते हैं इसको फुल स्क्रीन पर, इस प्रदर्शन को जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं तमाम छात्र और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैदराबाद में, क्या उनकी मांग है। चलो भैया तो ये प्रदर्शन हो रहे हैं हैदराबाद में। इसी तरीके से अलग अलग शहरों में नीट के खिलाफ, और अब बड़ी खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई कि एनटीए को भंग किया जाए, एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो नीट की परीक्षा कराती है, बिल्कुल नाकाम संस्था है, उसको भंग किया जाए, यही मांग छात्रों की भी हो रही है, और इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। घिरी तो है सरकार बुरी तरीके से इस मुद्दे पर, लेकिन सरकार की कोशिश है कि वो इन सारे मुद्दों को किसी तरह से टालती जाए। हो सकता है कि ये जो 2 रुपए प्रति लीटर, 2.25 रुपए, 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल और 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर ये डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। ये सब कीमतें भी किश्तों में इसीलिए बढ़ाई जा रही हैं कि जो पूरा फोकस है एक ही तरफ रहे, तमाम दूसरी जगहों पर ना जाए। इसके लिए तो बहाना बना ही दिया जाएगा कि भाई पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। बीजेपी के नेता कह भी रहे हैं, हम उनको भी सुनवाएंगे, वो क्या लॉजिक दे रहे हैं इस पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर। लेकिन यहाँ बहुत सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भी एक टैक्टिक्स हो सकती है सरकार की, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब बिल्कुल, क्योंकि एक मुद्दा कोई ज़्यादा गर्माता है, सरकार फंसती हुई दिखाई देती है, तो एक दूसरा मुद्दा वो खड़ा कर देती है। लेकिन यहाँ अगर एक के बाद एक मुद्दे खड़े होते चले जाएंगे इसी तरीके से, डीजल पेट्रोल के क्राइसिस का मुद्दा अलग चल ही रहा है, नीट का मुद्दा सामने आ गया है, महंगाई अलग है, तो तमाम वो मुद्दे हैं जो सीधा सीधा मोदी सरकार उन पर बुरी तरीके से फंसी हुई दिखाई दे रही है। और चुनाव के मुद्दे तो अलग हैं, जिस तरीके से इससे पहले SIR के मुद्दे उठा था और तमाम जो वोट चोरी के मुद्दे थे, अब उनसे ध्यान भटकाने के लिए नए मुद्दे लेके आए गए। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक मुद्दे से जो सरकार के हाथ से चीज़ें नियंत्रण से बाहर होती हुई जा रही हैं,
जिस तरीके से डीजल पेट्रोल वाला मुद्दा है और अब नीट का मुद्दा उसमें जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, और हर बार सरकार की तरफ से तो वही जवाब आता है कि भाई हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। अब आपकी तरफ से गलती नहीं हो रही है तो फिर ये पेपर बार बार लीक क्यों हो रहे हैं? और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके से सख्त टिप्पणी की है कि भाई ये जो एनटीए अपनी ही गलतियों से एक तरीके से उससे उनको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है कि भाई एक बार गलती हो गई। अब आप देखिएगा जो पेपर एनटीए 6 महीने में करवा पाता है, 6 महीने पहले तैयारी होती है नीट के पेपर की, पेपर को सेट किया जाता है, फिर उसकी प्रिंटिंग वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन तमाम चीज़ें होती हैं, 6 महीने में आप तैयारी करते हैं वो पेपर लीक हो जाता है। लेकिन अब आप क्या 40 दिन के अंदर, अब तो 1 महीना भी नहीं बचा पेपर कराने के लिए, जो क्योंकि जब पेपर आपने रद्द किया और तो घोषणा की कि हम दोबारा से पेपर कराएंगे, सिर्फ 40 दिन का आप समय ले रहे हैं। तो क्या इतने कम दिनों में आप हड़बड़ तड़बड़ में पेपर को सेट करेंगे, उसको छपवाएंगे, और क्या अब पेपर लीक नहीं होगा? जब आप बड़े आराम से उसको सारे प्रोसीजर, एक तरीके से आपका कहना था बहुत सख्ती से हम उसको जो पेपर सेट होता है करवाते हैं, और जहाँ पेपर प्रिंट होता है वहाँ पर भी पूरी तरीके से निगरानी होती है, ज़्यादा लोगों की उसके पेपर तक पहुँच नहीं होती, तब तो वो लीक हो जाता है हर साल। अब जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई है उस पर अभी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार का पेपर लीक नहीं होगा? आप बिल्कुल ये सवाल तो उठ ही रहे हैं कि भाई आप जैसे आप कह रहे हैं कि 40 दिन में जो पेपर आप 6 महीने में कराते हैं उसके बावजूद वो लीक हो जा रहा है, तो आप इस 40 दिन में आप क्या कराएंगे? क्या आप पहले से ही बने हुए पेपर क्वेश्चंस उन्हीं को निकाल कर देंगे, या आप पूरी प्रक्रिया अपनाएंगे? पूरी प्रक्रिया अपनाएंगे तो आप कैसे अपना पाएंगे इतने दिनों में? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सरकार उन सारे सवालों के जवाब देने से लगातार बच रही है। यहाँ तक कि जब पेट्रोल डीजल का संकट आने वाला था पूरी दुनिया में, उसको लेकर हाहाकार मचा था, दुनिया भर की सरकारें उससे कैसे निपटना है उस पर काम कर रही थी। हमारे यहाँ की सरकार जो है वो 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही थी, और कैसे बंगाल को जीत लिया जाए, और जीत भी लिया गया। तो उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य कुछ अलग था, वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आप कितना भी अब भटकाएं, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, उनके खिलाफ तो लोग उतर ही रहे हैं, लेकिन नीट को लेकर छात्रों के साथ, जो बेरोजगारों के साथ जो कुछ हो रहा है, उससे किसी का ध्यान अब भटकता नहीं दिखाई पड़ रहा है। लगातार प्रदर्शन ये जारी है, जबकि इसी प्रदर्शन के बीच 4 बार बढ़ चुके पेट्रोल डीजल के दाम। तो अब क्या कुछ कह रहे हैं, चूंकि ये प्रदर्शन लगातार वहाँ राजस्थान के अलग अलग शहरों में भी हो रहे हैं, जयपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ, काफ़ी वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, NSUI के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का जो छात्र विंग है, उनको बहुत वहाँ से मारा पीटा भी गया है और उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई। लेकिन ये आंदोलन लगातार जारी है। क्या कह रहे हैं सचिन पायलट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको सुनते हैं। बच्चों ने जाके कहीं से पेपर खरीदा, ऐसा नहीं है। ये करोड़ों का खेल है, बड़े बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े सरगना इसमें पकड़े हुए हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि प्रदेश की सरकार जब पहली बार इसके बारे में पता पड़ा तो FIR रजिस्टर क्यों नहीं करी? और पेपर लीक का जो प्रकरण प्रकाश में आया, इसमें कोई सरकार की कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है या कोई एजेंसी पुलिस ने पकड़ा। ये तो बच्चों ने जाके कंप्लेन किया है कि गैस पेपर और एक्चुअल पेपर एक ही है। तब मजबूरन एक्सपोज जब हो गए, तब जाके सरकार को पेपर कैंसिल करना पड़ा। आप कल्पना कीजिए ऐसे कितने प्रकरण होंगे जहां पर पेपर लीक होता होगा, पता नहीं पड़ता होगा, मीडिया में नहीं आता होगा और पेपर कैंसिल नहीं होता होगा। उसमें कितनी धांधली होती होगी। और ये बच्चों को प्रलोभन देने का, जो बड़े बड़े संस्था चलाते हैं, यही वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर पेपर खरीद सकते हैं। वो खरीदने के बाद उन चंद बच्चों को देते हैं, पेपर फैल जाता है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ आज पूरे देश में जो आक्रोश है, उसके खिलाफ हम सबको साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हर साल पेपर लीक हो रहा है, CBI की जांच हो रही है। जो पिछले पेपर लीक हुआ था, उस CBI की जांच की रिपोर्ट क्या है? किसको दोषी ठहराया गया, किसकी जवाबदारी तय की गई? कुछ नहीं हुआ। आज भी मैं पेपर लीक को एक ऐसा जुल्म मानता हूं, ऐसा एक क्राइम है जिसकी जितनी सजा दी जाए वो नाकाफी है। और भविष्य में बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी नेता को, अधिकारी को, कर्मचारी को, व्यवसाय को, संगठन, किसी को नहीं है। हमारे देश के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने का किसने अधिकार दिया है? वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सुन लीजिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए आपने CBI को जांच दे दी है। लेकिन जो 3 साल से लगातार लीक हुआ है, अब तक किसको दंडित किया गया है? और जिस विभाग में हो रहा है, उस विभाग के शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।
कितने और पेपर लीक करवाएंगे, कितने और नौजवानों की जान जाएगी, तब जाके ये अपने आप को अकाउंटेबल कहलवाएंगे। तो सरकार ने अभी तक कोई इसमें स्टेटमेंट नहीं दिया है। आपने देखा होगा ये वो सरकार है जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर श्रेय लेने के लिए आ जाती है, लेकिन आज जब पूरा देश शर्मसार हुआ है, 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया है, उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन जिम्मेदार है, किसने आकर कहा कि हाँ साहब मैं इसकी नकली जिम्मेदारी लेता हूँ। प्रदेश की सरकार या तो किसी दबाव में है या वो कार्रवाई करना नहीं चाहती, क्योंकि मत भूलिए जब इतने सारे बच्चों ने कंप्लेन करी और जब एनटीए की कंप्लेन दिल्ली में हुई तो एनटीए ने फिर आईबी और प्रदेश सरकार को सचेत किया, लेकिन प्रदेश की सरकार इतने दिन किसके दबाव क्या था, व्यवस्था क्या थी कि आपने एफआईआर दर्ज नहीं करी। जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है तो यहाँ पे जब पकड़े गए 14-15 लोग पहली बार पकड़े गए थे, तो किसके दबाव में, किस कारण से आपने ये एफआईआर दर्ज नहीं करी। जब पुलिस अधिकारी खुद बोल रहे हैं फिर भी सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, मतलब कुछ छुपाना चाहते थे। मैं फिर कह रहा हूँ ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो सिस्टम चलाती हैं, हजारों बच्चों को पढ़ाने का, कोचिंग का काम करते हैं, इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं सांठगांठ की होगी, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है मुझे। क्योंकि कोई बच्चा जो गांव में पढ़ रहा है वो कहां से लेके आएगा 10-50 करोड़ रुपए। तो कोई ना कोई बड़ा इसमें सरगना है, बड़ा माफिया इन्वॉल्व है, और उसका नाम उजागर करने में सरकार संकोच कर रही है, प्रदेश सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। दबाना पहला जो रिएक्शन होता है दबाने का होता है। अब उन परिवार वालों के साथ में दुर्व्यवहार किया, उनको भला बुरा कहा, गाली गलौज किया, ऐसे नाजुक मौके पर, ये क्या प्रतीत होता है इससे कि सरकार की मंशा क्या है, मामले को दबा दिया जाए, ये प्रकाश में ना आए, जन भावना को इसमें हम जोड़ नहीं पाए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि इस वक्त पूरे देश का नौजवान जागरूक हो चुका है, और हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ बात एक दल, एक पार्टी की विचारधारा की नहीं है, पूरे देश के नौजवानों को जवाबदेही तय करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना होगा और हम लोग जितनी मदद हो सके। तो यहाँ पर क्या सीबीआई जांच कराई जा रही है, यानी कुल मिलाकर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, कह रहे हैं सचिन पायलट। जो बड़ी मछलियां हैं उन पर हाथ डालने की हिम्मत सरकार की नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है, अब ये सवाल है। और कह भी रहे हैं कि सीबीआई तो पिछले 3 एग्जाम्स की जांच कर रही है, क्या निकल कर आया है? सीबीआई को आपने दे दिया तो ऐसा थोड़ी है कि वो जांच करके निकाल के कुछ लाई देगी। सीबीआई, ईडी, ये सारी संस्थाएं तो अब केवल और केवल ये है कि आप छापेमारी करेंगी, नेताओं को डराएंगी, गिरफ्तार करेंगी। इनके पास इनकी कोई स्किल नहीं रह गई है कि किसी को किसी भी मामले की छानबीन करें, उसको जड़ से पता लगाएं कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है। बहुत सारे मामले सीबीआई को देने का कुछ दिन में तो अब यही होगा कि इस संस्था की कोई उपयोगिता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी भी केस का खुलासा करने से रही। इस परीक्षा को ही ले लें, कितने चाहे वो 3 नीट की परीक्षाएं हैं और भी कई परीक्षाएं हुई, किसी भी मामले में सीबीआई की जांच में अब तक कुछ निकल कर नहीं आया। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीबीआई जांच तो आपने सौंप दी है। अब अगर सपोज दैट अगर ये पेपर किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में लीक हुआ होता, क्योंकि पेपर जो लीक हुआ है उसमें राजस्थान और महाराष्ट्र, इन 2 राज्यों का नाम आ रहा है, और दोनों ही जगह सरकार बीजेपी की है। तो ऐसे में अब सीबीआई काम करे तो कैसे करे? और गिरफ्तार होने वो सीबीआई भी जिनको गिरफ्तार कर रही है वो बीजेपी शासित राज्य में तो हो ही रहा है, बीजेपी से कहीं न कहीं जुड़े लोग हैं जो गिरफ्तार हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब सीधा जब वहाँ सरकार बीजेपी की है तो जो बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग होंगे उन्हीं की पहुंच होगी, वही लोग उन कुर्सी पर बैठे होंगे जो पेपर तक पहुंच सकते हैं। अगर सरकार कांग्रेस की किसी राज्य में होती और वहां पेपर ये लीक हुआ होता तो अब तक वहां के शिक्षा मंत्री गिरफ्तार हो चुके होते। लेकिन बीजेपी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और सीबीआई की किसी भी जांच, आप पिछले 11-12 साल हो गए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, क्या सीबीआई ने किसी भी मामले में जहां बीजेपी का कोई बड़ा नेता फंसता हुआ दिख रहा है तो क्या आज तक उसको गिरफ्तार किया है? सिर्फ हुई होगी तो बहुत ज्यादा पूछताछ हो गई होगी, लेकिन अगर विपक्ष की तरफ उंगली भी उठ जाए, सिर्फ और सिर्फ कोई खबर भी चल जाए, कोई जो बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस के या दूसरे विरोधी दल के नेता पर सिर्फ एक आरोप लगा दे, तो आप देखिए तो तुरंत ही तमाम जांच एजेंसियां वो उस मामले में कूद पड़ती हैं और सबसे पहले गिरफ्तारी, छापेमारी होती है और गिरफ्तारी होती है, फिर दूसरे मामले ढूंढने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ क्योंकि पूरा का पूरा मुद्दा बीजेपी शासित राज्यों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सीबीआई की हम जांच देख रहे हैं। जांच प्रक्रिया में कौन लोग पकड़े जा रहे हैं? आपने कुछ प्रोफेसर पकड़ लिए, कुछ जो इंस्टीट्यूट चलाने वाले जो प्राइवेट चलाते हैं कोचिंग संस्थान, उनके लोगों को पकड़ लिया। लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं, जिस तरीके से सचिन पायलट ने बोला है कि जो बड़ी मछलियां हैं, जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? अगर आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर ये पेपर फिर लीक होगा,
क्योंकि भाई उनको उनकी मजबूरी है, जो कोचिंग संस्थान वाले हैं, अगर उनसे आप बोलेंगे कि भाई आपको क्या पेपर खरीदना है, तो वो कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई यदि ये पेपर हमारे पास आ जाएगा तो हमारी कोचिंग के लड़के टॉप करेंगे, और अगर हमारी कोचिंग से लड़के टॉपर निकलते हैं तो अगले साल हमारे पास हम जितना पैसा मांगेंगे उतने पैसे देकर लोग पढ़ने के लिए हमारी कोचिंग में आएंगे। तो साफ साफ है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोगों को पकड़ रहे हैं, भाई उनकी पहुंच सीधी डायरेक्ट पेपर तक नहीं है, बीच का जो मीडिएटर है, मीडिएटर कौन है, वो बीजेपी से जुड़े हुए बड़े लोग हैं, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? और यही कारण है कि नीट का पेपर हर साल लीक हो रहा है, हर साल दर साल, क्योंकि अब सरकार ने भी खुद मान लिया है कि 2025 का भी पेपर लीक था, क्योंकि अब 2025 के पेपर से तो एडमिशन हो चुके हैं और एक साल निकल भी चुका है, तो ऐसे में अब आप उसको खारिज तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से 21 का पेपर लीक हुआ, 24 का हुआ, 25 का हुआ, 26 का हो गया, अब आप दोबारा से पेपर करवा रहे हैं, ये पेपर लीक होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी सरकार नहीं ले रही है। और मुद्दा वही है कि जब तक आप सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ नहीं करेंगे, उनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन होता हुआ कभी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर जबकि यहाँ जो पूरा का पूरा लीक का प्रकरण है वो सब जुड़ा हुआ है बीजेपी शासित राज्यों से, गिरफ्तार जो हो रहे हैं वो बीजेपी से कहीं न कहीं जुड़े हैं, लेकिन अभी भी कोई बड़ी मछली इसमें नहीं दिखाई पड़ी है, जबकि बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी भागीदारी के इतने बड़े पैमाने पर ये नहीं हो सकता है कि पेपर लीक हो जाए, लोगों को पता लग जाए। और उससे भी बड़ी बात तो ये कि संसदीय समिति के सामने एनटीए के चीफ जो है, चेयरमैन है और उसके डीजी हैं, वो कह रहे हैं कि पेपर तो लीक ही नहीं हुआ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपने अपनी ही गलतियों से कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब कहा विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि ये गलतियां नहीं है, ये लीक जो कराया जा रहा है सारा कुछ जानबूझकर कराया जा रहा है। देखते हैं सीबीआई की जांच में कुछ आता है या फिर ये जांच अभी वैसे ही हो जाएगी जैसे पिछली जांचें चल रही हैं। लेकिन यहाँ कई और मोर्चों पर सरकार घिरी हुई है, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है और जनता गर्मी की मार झेल रही है। उत्तर प्रदेश के हालात तो बहुत बुरे हो गए हैं, यहाँ पर अब सरकार के भीतर ये कहा जाने लगा है, सरकार के कई मंत्री तक कहने लगे हैं कि बिजली की समस्या को आप उससे निपटिए, ठीक करिए, नहीं तो यहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है। घंटों कटौती हो रही है। मुख्यमंत्री ने फिर निर्देश दिया है कि 24 घंटे शहर में और 22 घंटे गाँव में बिजली नहीं जानी चाहिए, लेकिन महानगरों तक में घंटों घंटों बिजली गायब हो रही है। यानी चौतरफा मार पब्लिक को, जनता को सहना पड़ रहा है। और क्यों सहना पड़ रहा है? सरकार की नीतियों और सरकार की नाकामियों के कारण, यह कहना है विपक्ष का। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, 10 दिन 12 दिन के भीतर 4 बार कीमतें बढ़ गई हैं, उसको लेकर एक ट्वीट किया है। देखते हैं उन्होंने लिखा क्या है। और ये बात वो पहले भी कह चुके थे कि आखिर डीजल पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ेंगी तो ये किस्तों में बढ़ाई जा रही हैं और बढ़नी तय है जब चुनाव हो जाएंगे। तो राहुल गांधी लिख रहे हैं कि इन्होंने ये राहुल गांधी का ट्वीट है कि इन्फ्लेशन मैन मोदी स्ट्राइक्स अगेन। उनका महंगाई मानव, इन्फ्लेशन मैन अब उनका नाम रख दिया गया है कि मोदी महंगाई मानव, यानी इन्फ्लेशन मैन मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया और ये बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। तो ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। और अविनाश जी, अब तो कल राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात कर दी है, सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, क्या आने वाले दिनों में वो भी सही साबित हो जाएगी क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो जो डीजल पेट्रोल का मुद्दा है, ये दाम अब कम नहीं होंगे, क्योंकि तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं कि अगर पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच डील हो भी जाती है तो उसके बावजूद भी जो कच्चे तेल की कीमत है वो एकदम से नीचे नहीं आएंगी। कीमतों को नीचे आने में कम से कम 1 साल का वक्त लग जाएगा, क्योंकि इस जंग में तमाम जो रिफाइनरीज हैं, उनके जो तेल के कुएं हैं, उन पर भी हमले हुए हैं और उनको ठीक होने में कहीं कहीं तो 4 से 5 साल का वक्त भी लग जाएगा। ये कहा जा रहा है कि कतर को अपने गैस का जो प्रोडक्शन है उसको जो 28 फरवरी से पहले के स्तर तक पहुंचने में कम से कम 5 साल का वक्त लगेगा।
तो अकेला हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन आप ये बोलें कि उतना ही डीजल पेट्रोल वहाँ से दोबारा से फिर से एक तरीके से उसके खरीद बिक्री शुरू हो जाएगी जितनी फरवरी के समय चल रही थी। तो ये साफ है कि कम से कम साल भर का वक्त लगेगा, और जो कीमतें जो बढ़ी हुई कीमतें हैं इनको सरकार वापस नहीं लेगी, क्योंकि सरकार का कहना तो ये होगा कि भाई हमें जो नुकसान हो रहा था वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और जनता से हम उसका एक छोटा सा हिस्सा ले रहे थे, और अब क्योंकि अब कीमतें डाउन हो रही हैं तो सबसे पहले सरकार अपना और अपने जो तेल कंपनियां हैं उनका नुकसान पूरा करेगी। जनता अगर 102 रुपये लीटर पेट्रोल लेके खुश दिखाई दे रही है उसको कि भाई जनता सड़क पर उसे नहीं दिखाई दे रही है, जबकि जनता तो सड़क पर आई हुई है, लेकिन सरकार को तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो जाता है। तो पहली कोशिश यही रहेगी कि भाई अपने मित्रों को के जो नुकसान है उसको पूरा किया जाए। और दूसरा मुद्दा जो राहुल गांधी की बात आपने की, राहुल गांधी ने बोला कि जो सरकार है अपने ही कर्मों से 1 साल के अंदर गिर जाएगी, और जो कर्म आप दिखाई दे रहे हैं साफ साफ दिख रहा है जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और आप महंगाई पर महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि महंगाई से बचना है तो फिर आप खरीदारी बंद कर दीजिएगा। आप कुछ खरीदेंगे नहीं तो आपको महंगाई का असर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली जाएगी इसका आभास नहीं है, और विदेश नीति कहाँ जा रही है ये अब लोग कह रहे हैं कि अब ये मोदी से सीखें, प्रधानमंत्री से सीखें कि अब वो चॉकलेट और टॉफ़ी डिप्लोमेसी शुरू कर रहे हैं, पूरी दुनिया में देश का मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब यह किस तरीके से डंका बज रहा है। बहरहाल इन सारी चीज़ों पर सरकार घिरी है बुरी तरीके से। अब पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, एक बार उनको सुनते हैं। और जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि अब जनता पेट्रोल डीजल को लेकर भी सड़कों पर उतरेगी, और शुरुआत हो ही गई थी दिल्ली एनसीआर में किस तरह से ट्रक वालों ने एक सांकेतिक हड़ताल की है। आने वाले दिनों में जब इस तरह से कीमतें जो पेट्रोल डीजल की बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है इनकी वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, और कितने दिनों तक जनता के धैर्य की परीक्षा सरकार लेती रहेगी। बहरहाल सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हैं। 15 मई को डीजल पेट्रोल 3 रुपए बढ़ा, 19 मई को 90 पैसा, 23 मई को 91 पैसा डीजल बढ़ा और 87 पैसे पेट्रोल बढ़ा। 25 मई को 2 रुपए 71 पैसे का जबरदस्त शॉट लगा के मोदी जी ने सेंचुरी आखिर बना ही ली। डीजल पेट्रोल चला गया 100 रुपए के पार दिल्ली में, 111 रुपए पहुंच गया मुंबई में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मोदी जी ये तो समझाइए देश को कि कैसे आपने जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी आ रही है, $122 पर बैरल तक चला गया था कच्चा तेल, और आज तो 98, वो तो सेंचुरी के नीचे आ गया, और आप बढ़ा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं आप कि देश में कोई कमी नहीं है और दूसरी तरफ आप दाम बढ़ा रहे हैं। ये गुत्थी किसी के समझ में नहीं आ रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मोदी जी, आज आप सांप्रदायिकता का इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके जनता को उसके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं करेंगी। तो यहाँ किस तरीके से जब कच्चे तेल की कीमत कम भी हो रही है तो यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। सेंचुरी पूरी कर दी, हालांकि कई राज्यों में सेंचुरी पहले से ही पूरी हो गई, लेकिन अब दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमतें 100 के पार पहुँच चुकी हैं, यानी यहाँ भी अब सेंचुरी पूरी हो गई है। तो अब सेंचुरी पूरी करने के बाद अब कितना टारगेट है अब वो देखने वाली बात है, लेकिन बुरी तरीके से जनता हल्का रही है। पेट्रोल डीजल के बाहर आप देख रहे हैं वहाँ के दृश्य ये। और दूसरी बात ये भी है कि लोगों को ये आशंका भी है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें तो बढ़ रही हैं और क्या इनकी कमी भी है, चूंकि बहुत सारे जगहों पर लाइनें लगी रहती हैं, लोग उसको इकट्ठा भी कर रहे हैं। इस पर भी सरकार का कोई जो मैकेनिज्म है कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि आखिर ये जो अफवाह है उसको कैसे रोका जाए, और अफवाह फैलाने का काम सरकार की ही तरफ से किया जा रहा है। पहले आप कहते हैं सब ठीक है, चुनाव बीतते ही आप कहते हैं कि बहुत संकट में हम दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए जो आपने बताया कि कई जगह पर इसकी कमी जो किल्लत दिखाई दे रही है, ये पहले भी खबर भी आई थी कि आंध्र प्रदेश में 10% डीजल पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। कई जगह जो पेट्रोल है, आपको पेट्रोल पंप पर यदि आप अपने 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं तो 1000 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। आपको अगर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो आपको 2-3 बार पेट्रोल लेना पड़ रहा है रोक रोक कर,
ये तो आमतौर पर जो आप लॉन्ग ड्राइव पर निकलते थे तो एक पेट्रोल पंप पर रुके और अपनी टंकी फुल करवा लेते थे, लेकिन अब आपकी टंकियां फुल नहीं की जा रही हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि ऊपर से आदेश हैं 1000 रुपये से ज़्यादा का हमको किसी को पेट्रोल नहीं देना है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि भाई कोई किल्लत नहीं है। अगर किल्लत नहीं है तो फिर ये आदेश क्यों दिए जा रहे हैं? और जो सरकार के ही जो पेट्रोल मंत्रालय के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें उसका कहना है कि भाई अब हम दूसरे देशों से, तमाम अलग अलग देशों से हमने खरीद बढ़ा दी है और अब जो फरवरी से पुरानी की स्थिति थी उसके करीब पहुंच रहे हैं। यानी अभी जो स्थिति चल रही थी वो हकीकत में भयानक स्थिति चल रही थी और आपका जो स्टॉक था वो तेज़ी से ख़त्म हो रहा था, क्योंकि आपके आंकड़े बता रहे हैं कि भाई 10% के जो खरीद है मार्च की तुलना में अप्रैल में बढ़ी है, तब भी आप फरवरी के आंकड़े से 5-7% पीछे चल रहे हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जो परेशानियां हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ चुनाव के चलते। चुनाव खत्म होते ही स्थितियां क्या आ गई हैं दिखाई दे रही हैं। स्थितियां सामने आ गई, दिखाई पड़ रहा है। और गैस की स्थिति तो पहले से ही खराब थी और गैस की वजह से बहुत सारे लोगों को दिल्ली एनसीआर से पलायन करना पड़ा। वो तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी। अभी भी स्थितियां वही बनी हुई हैं, लेकिन इसमें इन सारी चीज़ों के लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट है, यानी सबसे बड़ी गलती है, वो सरकार की नीतियों की है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि जब सस्ता तेल आपको जहां से मिल रहा था आपने खरीदा नहीं, और उसके बाद आप सस्ता तेल उसी जगह से आप फिर महंगा तेल खरीद रहे हैं अमेरिका के निर्देश पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक, क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं कि आखिर इन सब के बावजूद आपने रूस से और अब सस्ता तेल आखिर अभी भी आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं। सुनते हैं उनको क्या कह रहे हैं। आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, 2.5 रुपए औसतन पूरे देश में बढ़ाए हैं। चौथी बार बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग काम मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी रशिया और ईरान से तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहे? 140 करोड़ लोग इस वक्त दुखी हैं। 140 करोड़ लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है? मुझे कमेंट्स और डीएम में बताइए। अब कमेंट और आप बताएं वो तो ठीक है, लेकिन यही सवाल तो संसद तक में पूछा जा रहा है, सरकार से पूछा जा रहा है, सीधे सरकार से मुखातिब होकर। सरकार बता ही नहीं रही है। बाकी पूरे देश को पता है कि क्यों बढ़ रही हैं और क्या दबाव है प्रधानमंत्री पर। देखिए दबाव क्या है, ये तो जो अमेरिका के विदेश मंत्री आए हुए हैं भारत, वो खुद बता रहे हैं कि भाई भारत को कहाँ से तेल खरीदना है, कहाँ से नहीं खरीदना है। ये जो मार्को रूबियो हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो तय कर रहे हैं। वही ये बता रहे हैं कि कौन से देश का राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आएगा और कौन नहीं आएगा। पूरी विदेश नीति एक तरीके से अमेरिका के द्वारा तय हो रही है, आउटसोर्स कर दी गई है। सीधा सा। और वो उनके प्रधानमंत्री से पहले ही दिन मुलाकात हुई। आमतौर पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं दूसरे देशों के विदेश मंत्री से कम मिलते हैं, लेकिन अमेरिका के तो जो राजदूत नियुक्त हुए थे उन्होंने कारोबार भी नहीं संभाला था, लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई थी। और अब उसी तरीके से विदेश मंत्री आते हैं, पहले ही दिन वो जाकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं, और उसके बाद जो तेल की कीमतें हम देखते हैं उस पर भी असर दिखाई देता है। अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप रूस से सस्ता तेल मत खरीदिए। वैसे अब उतना सस्ता मिल भी नहीं रहा है। आप उसकी जगह पर वेनेजुला से और अमेरिका से महंगा तेल खरीदिएगा। और भारत सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं, अभी 4-5 दिन पहले ही आए हैं, उसमें भी जो तस्वीर दिखाई दी है वो वही दिखाई दी है। अमेरिका से आपने 50% तेल का जो आयात बढ़ा दिया है, वेनेजुला से जो आयात है वो 100% से ज़्यादा बढ़ा दिया है। और सीधा जो चीज़ अमेरिका बोल रहा है
और अब जिस तरीके से रूबियो बोले हैं, मार्को रूबियो आकर कि अमेरिका और वेनेजुएला से भारत और तेल खरीदेगा, तो अगले जो महीने के जो आंकड़े आएंगे उसमें आप देखेंगे कि जो मार्को रूबियो बोलकर गए हैं वो सच साबित होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि बहुत सारी चीजें सच साबित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और क्या कहा है, उन्होंने अपना एक बयान भी जारी किया है। वो भी यही सवाल पूछ रही हैं कि आखिर देश की जनता इस महंगाई को झेलने के लिए क्यों अभिशप्त है, इसका कुछ तो कारण बताया जाएगा। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कह रही हैं। आप इस सरकार के लिए एक मेढक हैं। जी हां, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम का नाम आपने सुना है ना। वही मेढक जो उबलते पानी में जब डाला जाता है तो वो कूद कर उछल कर भाग जाता है, इसलिए उसको धीमे धीमे गुनगुने पानी में डाला जाता है, धीमे धीमे तापमान बढ़ाया जाता है, मेढक अभ्यस्त होता जाता है, लेकिन इवेंचुअली पानी इतना गर्म हो जाता है कि मेढक मर ही जाता है। वही आपके साथ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। महंगाई का जो बोझ है वो धीरे धीरे लाद रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम 11 दिन में 8 रुपए बढ़ गए। आज भी 2 रुपए 87 पैसा पेट्रोल, 2 रुपए 80 पैसे डीजल बढ़ा है। इसके पहले 3 रुपए पेट्रोल, 3 रुपए डीजल, फिर 96 पैसे पेट्रोल, 95 पैसे डीजल, फिर 95 पैसे पेट्रोल, 94 पैसे डीजल, करते करते 11 दिन में 8 रुपए दाम बढ़े हैं। सरकार शायद इस मुगालते में कि लोगों को आभास ही नहीं होगा, धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, उस मेढक की तरह जनता अभ्यस्त हो जाएगी। लेकिन जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है और जनता ये बखूबी समझती है। जनता ये भी समझती है कि जब वैश्विक दाम कम हुए थे तब आपने जनता को राहत नहीं दी थी, तब मुनाफाखोरी करी थी, और अब जनता का गला रेत रहे हैं। उसको उस मेढक की तरह उबलते पानी के बजाय गुनगुने पानी में डालकर धीरे धीरे तापमान बढ़ा रहे हैं। जनता पर महंगाई की जो मार आप कर रहे हैं उससे जनता त्रस्त है, परेशान है, और इतना आक्रोश है जनता में जिसका आपको अंदाजा नहीं है मोदी जी। तो ये धीरे धीरे वही बात कि किश्तों में बढ़ाएंगे, और ये कहा भी था राहुल गांधी ने, तो अब उसका उदाहरण भी बता रही हैं सुप्रिया श्रीनेत कि खौलते पानी में मेढक को डालने के बजाय उसको गुनगुने पानी में डाला जाए ताकि वो थोड़ा थोड़ा वो सह ले उसको। यानी यहाँ पर पब्लिक के पेशेंस का भी एक तरीके से धैर्य का इम्तिहान लिया जा रहा है कि देखते हैं कि पब्लिक का आक्रोश कितना बढ़ता है। अच्छा, सही भी बात है। पहले देखिए, पहले दिन शायद 3 रुपए बढ़ाए, उसके बाद फिर कुछ पैसे बढ़ाए, फिर कुछ पैसे बढ़ाए, और आज फिर उन्होंने लगभग 2.25 रुपए 2.5 रुपए बढ़ा दिए हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, सबसे पहले 3 रुपए बढ़ाए गए, फिर 90 पैसे 2 बार में बढ़ाए गए, और अब 2 रुपए 71 पैसे दिल्ली में बढ़े हैं पेट्रोल की कीमत। तो वही चीज़ सुप्रिया श्रीनेत तो बोल रही थी, भाई जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं $106 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत होती है। कीमत धीमे धीमे करके कम होना शुरू होती है। जैसे जैसे वो $100 के नीचे आती है, जो मंत्री हैं पेट्रोलियम मंत्री, उनके मंत्रालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि भाई सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 4 रुपए का सेस लगा दिया है, लेकिन हम जनता से पैसे नहीं लेंगे इसके। जनता को पेट्रोल डीजल उसी कीमत पर मिलेगा जितनी कीमत पर मिल रहा है। भाई जो कीमत कम हुई है उसका मुनाफा तो आपने दिया ही नहीं जनता को। कीमत धीमे धीमे घटते 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 30 रुपए प्रति बैरल तक आ गई थी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। उस समय प्रधानमंत्री क्या कहते थे कि ये तो मोदी की किस्मत है। अपनी वो उसको किस्मत बताते थे कि नरेंद्र मोदी की किस्मत है जिसका फायदा देश की जनता को मिल रहा है। लेकिन $30 प्रति बैरल जब कच्चे तेल की कीमत चल रही थी तब इंडिया में जो आम लोग हैं उनको किस कीमत पर बेचा जा रहा था। उस समय भी जो कच्चे दिल्ली में पेट्रोल है वो तब भी 70-75 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था। और आज जब कीमत दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो मुनाफा है वो किसकी जेब में जा रहा है। वो पैसा ना तो सरकार के पास जा रहा था, वो पैसा सीधा सीधा, और जनता को तो मुनाफा मिला ही नहीं, वो पैसा सीधा सीधा तेल कंपनियों की जेब में जा रहा था। और आज जैसे ही कीमतें बढ़ जाती हैं, जब $60 पर पहुंचती है तब हम देखते हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसको बढ़ाकर सरकार उठाकर पहुंचा देती है 90 रुपये पर। और जैसे ही कीमतें बढ़ते हुए $100 के पास पहुंचती हैं, प्रमोद तिवारी का तो कहना है कि भाई 106 से अब तो 98 पर आ गई हैं, $8 प्रति बैरल कम हो गया है। तब आप बढ़ाना शुरू कर दिए। कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन कम होने की जगह आप कीमत बढ़ा रहे हैं।
और कांग्रेस के नेताओं ने तो राहुल गांधी ने पहले भी बोला था कि भाई जो कीमतें अभी किस्तों में बढ़ रही हैं ये रुकेंगी नहीं, ये 15-20 रुपए कीमत बढ़नी है 15-20, क्योंकि तब तक जो उनका फायदा कम हुआ है वो फायदा कंपेंसेट हो जाए, नुकसान नहीं हो रहा है कंपनियों का। बहरहाल लेकिन सरकार कितनी बेफिक्र है। झारखंड कांग्रेस ने एक प्रधानमंत्री का एक वीडियो ट्वीट किया है, उसको भी देख लेते हैं। सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री जो कह के गए थे कि आप लोग डीजल पेट्रोल की खपत कम करिए, उनके मंत्री फोटो खिंचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। अब तो थोड़ा सा रुक गए हैं। जब प्रधानमंत्री जब गए हुए थे तो खूब तस्वीरें खींच रही थी। लेकिन झारखंड कांग्रेस का वो ट्वीट हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसको ट्वीट किया गया है, और क्या लिखा है उसमें वो भी हम देखते हैं। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी उछले रोल, सगर भाई के काहे बोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछले रोल, सगर भाई के काहे बोल। और उसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई टाइम खाए जात है। तो ये यहाँ पर इस गाने को, अच्छा इस गाने को बहुत सारी जगहों से सुना है कि हटा भी दिया है जो ओरिजिनल गाना है, और इस गाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये गाना तब बना हुआ था जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय की महंगाई और आज की महंगाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आज ये महंगाई किसी को दिखाई नहीं पड़ रही है। तो महंगाई कहाँ जा रही है और महंगाई को लेकर कितने बेफिक्र हैं, निश्चिंत हैं बीजेपी के लोग, सरकार को दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो रह चुके हैं उत्तर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी, वो कह रहे हैं कि हम लोग तो बहुत बचत कर रहे हैं, आप लोग भी करिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। बहरहाल सुन लेते हैं मनोहर लाल खट्टर को। का आपने कितना अमल किया है? मैं आज भी अपनी 3 गाड़ियों के काफिले में आया हूँ। हालांकि मेरे साथ भी लोग चलने के लिए तैयार होते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, और ये अभियान देश के हित में है कि आखिर हमें तो एक ही गाड़ी पर चलना होता है। ये बात अलग है कि पुलिस का कुछ एक अपना दायित्व होता है, वो हमारे साथ एक गाड़ी आगे पीछे लगा लेते हैं, वरना तो अगर अकेली गाड़ी में हम चले तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्रोटोकॉल है, उस नाते से प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी गाड़ियों का काफिला कम कर दिया है, होम मिनिस्टर ने कम कर दिया है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने कम कर दिया है। सब लोग इसमें से प्रेरणा ले रहे हैं, और कुछ दिन के बाद इस अपील का जो असर होगा, वो लोग भी इसको जो पालन करने लगेंगे तो बहुत बड़ा एक असर होगा। हमारी विदेशी मुद्रा वो बचेगी, देश की जो आर्थिक स्थिति है मजबूत होगी। उन्होंने न केवल तेल के लिए कहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि सोना जो है। तो अब यहाँ ये अपने कारवां को, उन्होंने काफिले को कम कर दिया है, उसमें केवल 3 गाड़ियाँ रहेंगी। हालांकि अब वो तस्वीरों के लिए है या सच में कर दिया है। बहरहाल ये इस तरह की बचत से कितनी बचत होगी और क्या वास्तव में बचत हो रही है अपनी जगह है, लेकिन जब सब लोग बचत भी कर रहे हैं तो फिर आम जनता पर इतना महंगाई का बोझ क्यों डाला जाए। अब कीमतें भी, जैसा प्रमोद तिवारी कह रहे थे कि कम हो गई हैं, फिर भी आप अब 2.5 रुपये 2 रुपये 61 पैसे आपने पेट्रोल की दाम बढ़ा दिए हैं। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? फिर जब सारे लोग बचत कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग, तो आम जनता पर इसका बोझ क्यों डाला जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। नहीं, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर सभी लोग बचत कर रहे हैं, और ये जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के जो आंकड़े सामने आए हैं कि जो भारत की खरीद है वो सिर्फ 5% कम रह गई है, तो 5% की तो बचत हो भी रही होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब मनोहर लाल खट्टर का बयान आ रहा है कि वो वही 3 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। अभी बिहार के एक मंत्री थे, वो अपना जो वीडियो बनाकर डाल रहे थे कि ट्रेन से जा रहे थे वो, लेकिन ट्रेन से जहाँ पहुँचते हैं और जब वापस लौटते हैं पटना के लिए तो अपने गाड़ियों के काफिले के साथ लौटते हैं। और सारी गाड़ियाँ, सबसे पहले तो भाई आपने खाली गाड़ियाँ भेज दी, भाई खाली गाड़ी जा रही है, उसमें लोग नहीं बैठे हुए, तो क्या वो बिना डीजल पेट्रोल के चल रही होगी? डीजल पेट्रोल तो उतना ही खर्च हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी रील्स बनाने के लिए ट्रेन का टिकट लिया और ट्रेन के टिकट लेकर आप बैठकर चले गए। अरे भाई, फिर आपको वापसी भी ट्रेन से ही करनी चाहिए थी और गाड़ियां भी नहीं भेजनी चाहिए थी। आपका पूरा का पूरा काफिला अगर वापसी में आपके साथ चल रहा है तो फिर डीजल पेट्रोल की आपने बचत कहाँ कर ली? एक तरीके से सिर्फ आपने जो प्रधानमंत्री ने अपील की वो दिखाने के लिए, और यही सारी चीज़ें इस समय बीजेपी के तमाम मंत्री और नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो साइकिल पर चलते हुए अपनी थोड़ी देर का वीडियो बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या वो साइकिल पर चलते हैं? भाई आप साइकिल पर चल रहे हैं, पीछे पीछे आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आपने डीजल पेट्रोल की तो कोई बचत नहीं की। और वही स्थिति है भाई, आज आप कहीं पर भी देख लीजिए,
भारत के जितने ही बड़े शहर हैं, अगर डीजल पेट्रोल प्रधानमंत्री के अपील पर अगर लोगों ने गाड़ियों से चलना छोड़ दिया होता तो फिर जो सड़क है वो क्लियर हो गई होती। लेकिन सुबह और शाम के समय आप देखिएगा ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम बना हुआ है। तो जो उससे एक चीज़ तो साफ है कि प्रधानमंत्री की अपील का अब कोई असर इसलिए नहीं हो रहा है कि देश की जनता को अब प्रधानमंत्री पर उतना भरोसा नहीं बचा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी भी बात हो रही है सोशल मीडिया पर कि केवल यही टेस्टिंग नहीं हो रही है कि लोगों के पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ये भी टेस्ट करने की कोशिश की थी कि क्या अभी भी वो जो टास्क लोगों को दे रहे हैं उसको वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पर हमने देखा था कि अनाप शनाप कुछ भी उन्होंने कह दिया तो लोग वो करने लगते थे। आडवाणी जी भी दिखाई पड़ते थे ताली और थाली बजाते हुए, लेकिन इस बार आडवाणी जी कहीं नहीं दिखाई पड़े, या उस तरह से बीजेपी के वो मार्गदर्शक मंडल के नेता नहीं दिखाई पड़े कि वो भी अपने घरों में या कहीं जाना है तो पैदल जा रहे हैं। और आम जनता के ऊपर तो एक पैसे का इसका असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक उसी तरीके से है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर अब इतनी एक के बाद एक हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार उसको नियंत्रित करने के लिए कर क्या रही है, ये सवाल पूछ रहा है विपक्ष। जाहिर सी बात है कि जवाब देना चाहिए, क्योंकि यही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2014 से पहले पूछा करते थे। तो अब इसका जवाब रहेगा। लेकिन ये भी बात सही है कि इस मुद्दे पर कई और चीज़ों को लेकर राहुल गांधी जो पहले कह दे रहे हैं, बाद में वो अक्षरशः साबित होती दिखाई पड़ रही है। महंगाई को लेकर भी, पेट्रोल डीजल को लेकर भी उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद बढ़ेंगे, चुनाव के बाद बढ़े। फिर उन्होंने कहा कि ये किश्तों में बढ़ेंगे, और अब किश्तों में बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखते हैं सरकार का जवाब क्या आता है कि वो कैसे इसको कंट्रोल कर रही है। रहिए, आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ। इन सारे तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नज़र। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अविनाश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।